हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लेके चल रहे हैं नीट के सिलेबस को, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट 6 स्टार्ट हुई है एनसीईआरटी की। उसमें जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हम फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसके पढ़ने के बाद तब हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे एक एक लाइन एनसीईआरटी की देखेंगे। और इतना आप जान लीजिए कि यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन में ये एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी आपका संपूर्ण नोट्स है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पर क्वेश्चन बन रहे हैं और एनसीईआरटी की ही टर्मोलॉजी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और एनसीईआरटी के टर्मोलॉजी को आप बस ध्यान में रखिए, केवल समझिए और समझते हुए एनसीईआरटी को क्लियर करिए। यदि आप इसके रटने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट आप रट नहीं पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी रटी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मैं बार बार कह रहा हूं। केवल और केवल आप इसको समझिए। तो हम पिछले लेक्चर में जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट जो इसके 5-6 टर्मोलॉजी दिए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उस पर हमने बातें कर ली है। जैसे पहला पॉइंट था गैमेटोजेंसिस। तो गैमेटोजेंसिस मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन, चाहे वो मेल गैमेट हो। तो हम पिछले लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे गैमेटोजेंसिस, गैमेटोजेंसिस को मैंने बताया कि गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन मतलब चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, हम उसको, यदि मेल गैमेट का फॉर्म हो रहा है तो हमें मेल गैमेटोजेंसिस बोलेंगे, फीमेल गैमेटो का फॉर्म हो रहा है तो हमें फीमेल गैमेटोजेंसिस बोलेंगे। एनसीईआरटी में केवल गैमेटोजेंसिस लिखा है। गैमेटोजेंसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेंसिस। उसके बाद मेल गैमेट क्या थे हमने बताया, स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम। फिर इसमें एक जो इंपॉर्टेंट शब्द था इंसेमिनेशन, क्या है? इंसेमिनेशन मतलब मैंने बताया था कि स्पर्म इन द स्पर्म एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इम्प्लांटेशन को हम देखे थे। फिर हम देखे थे इसमें गेस्टेशन क्या है, और लास्ट वाला जो टर्म देखे थे पार्ट्यूशन क्या है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी थे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और इसको हम डिटेल में आप लोग को पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। यदि क्वेश्चन पूछता है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हम बताएं कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म पाथ क्या है। स्पर्म पाथ तभी समझ में आएगा आपको जब जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। आइए इसके एक एक लाइन पर हम देखते हैं। और मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि एनसीईआरटी को रटिए मत, केवल समझिए। हाँ, ये भी नहीं है कि एनसीईआरटी को आप एक एक लाइन बांच दीजिए खत्म हो गया, नहीं। इसके एक शब्द का कई मतलब होते हैं और उसे हमें देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पूर्ण रूप से समझेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हम स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इसमें पॉइंट लिखा गया है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvic region. It includes a pair of testes along with accessory duct, gland and the external genitalia. Male reproductive system located in the pelvic region. पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, pelvic region. pelvic region मतलब जो मेल का pelvic region होता है, जहां से पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल आप बोन जानते होंगे। पेल्विक गर्डिल बोन, पेल्विक गर्डिल जो पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहीं पेल्विस रीजन होता है, वहीं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। इट इंक्लूड्स ए पेयर, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़े टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इतना हमें पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है, टेस्टिस को पढ़ना है,
एसेसरी डक्ट को पढ़ना है, ग्लैंड को पढ़ना है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया को पढ़ लेंगे, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आइसोलेटेड इन द पेल्विक रीजन, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस को देखेंगे, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया को देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिस को पहले, क्योंकि हमारा जो जो हमें दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले हम टेस्टिस को पढ़ेंगे, फिर डक्ट को पढ़ेंगे, फिर ग्लैंड को पढ़ेंगे, फिर जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे बातें करेंगे। तो हम टेस्टिस स्टार्ट करें। देखिए कितनी अच्छी पॉइंट लिखी गई है। द टेस्टिस आर सिट्यूटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ ए पाउच कॉल्ड स्कोटम। टेस्टिस कहाँ सिट्यूटेड है? एब्डोमेन कैविटी के बाहर, एब्डोमेन कैविटी के बाहर, मतलब जो हमारा स्टमक का पार्ट होता है उसे हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। एब्डोमेन कैविटी से बाहर नीचे की ओर आप आएंगे, देखेंगे वहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होगा। और किसमें प्रेजेंट होगा? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्कोटम कहेंगे। फिर अब स्कोटम में प्रेजेंट होगा टेस्टिस। तो स्कोटम में क्यों प्रेजेंट होता है? इसका तो कुछ रीजन होगा ना। हम रीजन को देखते हैं। एनसीईआरटी एकदम साफ साफ लिखी है कि द स्कोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। नॉर्मल इंटरनल बॉडी स्कोटम में टेस्टिस इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पे जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है, तो टेस्टिस जो है, जो स्कोटम होता है, टेस्टिस में स्कोटम होता है, तो स्कोटम टेस्टिस के टेम्परेचर, जैसे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो टेस्टिस स्कोटम में होता है। स्कोटम में होने के कारण जैसे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पर्म नहीं बनता, स्पर्म फॉर्म नहीं होता। इसलिए जो टेस्टिस है वो स्कोटम में होता है। स्कोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है, जिस कारण से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी यही लिखा गया है, द स्कोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर को कम कर देता है। अब आगे देखते हैं। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों कम करता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म जैसे हम पढ़े थे पिछले लेक्चर पे गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का बनना, वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना। तो जो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्कोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को कम कर रहा है, जिससे क्या बने? स्पर्म बने। तो उस स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये लिखा है नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। इन एडल्ट्स, आगे के देखते रहिए। और आप अपने पास एक वर्कबुक अपनी जरूर रखिए जिसमें पॉइंट को नोट करिए, और अपनी सबसे लाइक वाली जो बुक है एनसीईआरटी को खोल के रखिए और उस पर लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करिए। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट्स में टेस्टिस का जो शेप होता है ओवल शेप का होता है, विथ ए लेंथ जो दिया गया है आप लोगों के लिए, ये एनसीईआरटी का डाटा है और एनसीईआरटी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी में जो लिख दिया वही सत्य है, वही सही है। तो एनसीईआरटी को डाटा को याद करना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी का डाटा जरूर याद रहना चाहिए, जरूर आपको पता रहना चाहिए। चाहे कोई कहे कि ये होता है ये सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर, नहीं, जो एनसीईआरटी कहता है वही माना जाएगा।
तो विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जो टेस्टिस का इन एडल्ट्स में टेस्टिस का जो शेप होता है ओवल शेप का होता है, और जो इसकी लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, एंड विथ और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, टेस्टिस कवर होता है, टेस्टिस के ऊपर जो कवर होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, टेस्टिस के ऊपर जो कवर होता है डेंस कवरिंग का कवर होता है। फिर आगे के पॉइंट में ईच टेस्टिस हैज अबाउट 2250 250 कंपार्टमेंट, प्रत्येक टेस्टिस में, इस बात को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, मतलब वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है कि प्रत्येक एक टेस्टिस में, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है कि उसके एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, मतलब 250 कक्ष पाए जाते हैं, 250 कक्ष पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। उसको किस नाम से जानते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जानते हैं। इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, देखिए आपको दिख रहा है, इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर जो 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं प्रत्येक टेस्टिस में, ये पेयर ऑफ टेस्टिस में नहीं, टेस्टिस तो जुड़े मतलब जुड़वा होते हैं, मतलब एक जोड़े में होते हैं, एक जोड़े में। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस के एक टेस्टिस में 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल या एक ईच टेस्टिस प्रेजेंट इन 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इसके आगे की बात करते हैं कि अब लोब्यूल में क्या होता है, लोब्यूल में क्या होता है। तो लोब्यूल में देखिए लोब्यूल में क्या होता है, ईच लोब्यूल, अब ऐसे समझिए, एक टेस्टिस में 250 250 कंपार्टमेंट, अब प्रत्येक एक लोब्यूल में 250 में से हम एक लोब्यूल को निकालते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोलाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक से जो एक लोब्यूल होगा, एक लोब्यूल में एक से तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, एक से तीन, 1 2 3, मतलब एक से तीन, एक या दो या तीन ऐसा नहीं, तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे, अर्थात तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इन विच स्पर्म और प्रोड्यूस्ड, जिसमें स्पर्म क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। देखिए ऐसे देखते हैं, जैसे ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल था, ये मान लेते हैं हम 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब इसमें से कई टेस्टिकुलर लोब्यूल है, एक टेस्टिकुलर हम लोब्यूल को लेते हैं, तीन में 1 2 3 ये पाए जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। अब एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल तो प्रेजेंट थे। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के हम एक लोब्यूल को लेते हैं, एक सिंगल लोब्यूल को लेते हैं, उसमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। Each seminiferous tubule is lined on its inside by the two types of cell is called male germ cell, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल। अब प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो एकदम सॉल्व हो जाएगा। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे थे, एक कंपार्टमेंट में एक, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे थे, उसके एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। अब 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, एक ट्यूब्यूल्स में हमें 2 सेल मिलती हैं, एक का नाम है मेल जर्म सेल
और दूसरे का नाम है सर्टोली सेल। अब मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन कर रहा है मेल जर्म सेल। मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन। मेल जर्म सेल जो होता है वो मियोटिक डिवीजन करेगा और स्पर्म को फॉर्म्ड करेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सर्टोली सेल क्या करती है। तो व्हाइल जबकि सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। सर्टोली सेल जो है जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी अर्थात पोषण देगी। तो ऐसे समझिए, जब मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमेट बन रहा है, और जो सेकंड सेल है सर्टोली सेल वो न्यूट्रिशन दे रही है। किसको न्यूट्रिशन दे रही है? मेल जर्म सेल को दे रही है। और मेल जर्म सेल से क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको कि जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म को ही न्यूट्रिशन दे रही है। अर्थात सर्टोली सेल का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रिशन देना, किसको? स्पर्म को, या स्पर्म की सेल को, मेल जर्म सेल को। The region outside the seminiferous tubules is called the interstitial space। और जो हम बता रहे थे आपको, जैसे ऐसे देख रहे थे कि जो ए था एक टेस्टिकुलर लोब्यूल जिसमें 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। इन 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को हम देख रहे हैं और इस स्पेस को हम एक नया नाम देंगे। ये देखिए, ये स्पेस दिख रहा है ना, एक स्पेस दिख रहा है। ये जो स्पेस है इसी के बारे में एनसीईआरटी बता रही है। अब इसी को हमें समझना है। देखिए, इसी को हमें समझना है। देखिए, कह रहा है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टेटियल सेल। जो रीजन था आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अगल बगल की जो स्पेस थी उसी को हम इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं, और या इसी को हम इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं। देखिए, कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टेटियल सेल और लेडिंग सेल, और इसी को हम लेडिंग सेल भी कहते हैं। इंटरस्टेटियल सेल कहिए या लेडिंग सेल कहिए। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी इंटरस्टेटियल सेल पूछता है, कभी लेडिंग सेल पूछता है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अर्थात इंटरस्टेटियल सेल मतलब होता है लेडिंग सेल। तो सर्टोली सेल का काम क्या था? न्यूट्रिशन को देना। ये हम देख लिए हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन जर्म सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल स्पेस जो होता है उसी को हम इंटरस्टेटियल सेल और लेडिंग सेल कहते हैं। अब लेडिंग सेल लिखा है सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन, ये किस सेल से फॉर्म्ड होता है? तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के मतलब एक जो कंपार्टमेंट था उसके एक लोब्यूल से, जो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे उसके बीच में जो स्पेस था उसे हम इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे ब्लड सेल्स पाए जा रहे थे उसे हम इंटरस्टेटियल सेल और लेडिंग सेल कहते हैं। उसी लेडिंग सेल से, उसी इंटरस्टेटियल सेल से एक हार्मोन का फॉर्मेशन होगा और वही मेल हार्मोन है। एंड्रोजन बोलिए या टेस्टोस्टेरोन बोलिए। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट, और जो इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंटरस्टेटियल सेल क्या है, लेडिंग सेल क्या है, मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन क्या है, सर्टोली सेल का फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद हमने स्कॉटम का फंक्शन क्या होता है, टेस्टिस क्यों स्कॉटम में प्रेजेंट होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड स्कॉटम टेस्टिस के टेम्परेचर को क्यों कम करता है, टेस्टिस की, एडल्ट टेस्टिस की लंबाई, लेंथ कितनी होती है, ब्रीथ कितनी होती है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने
देखा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसको कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल किसको कहते हैं, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे के लेक्चर में स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे दूसरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही दूसरी हेडिंग एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट। फिर हम मेल एसेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे और फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया को पढ़ेंगे। आप लोग का एग्जाम का डेट भी आ गया है, 7 मई को नीट का पेपर होने वाला है। हो सकता है कि जो है पोस्टपोन हो, लेकिन हो सकता है इसको हम क्यों माने, हम अभी से जो है अपनी तेजी, अब आप लोग पढ़िए, पढ़ाई में स्पीड लाइए, जिससे जो है आप अपने डेट के पहले कुछ दिन पहले तक कोर्स को पूर्ण रूप से कंप्लीट करिए। मैं करवाऊंगा कंप्लीट, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको रिवीजन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कराऊंगा। और कल हम देखते हैं इसके अगले लेक्चर को। थैंक यू स्टूडेंट।